मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और इससे पहले प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं पहले प्रश्न का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं पहले प्रश्न का गर्दा। गर्दा तो उड़ेगा ही, लेकिन हिंदी वाले प्रश्न आपको समझाएंगे, उसके बाद इसको लगवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 12.1 में जब आपने प्रश्नों को हल किया तो वहां पर आपको अधिकतम जेड या न्यूनतम जेड दे दिया गया था और असमिकाएं भी मिल गई थीं। लेकिन यहां पर आपको न्यूनतम जेड या अधिकतम जेड बनाना है और असमिकाएं भी बनाना है। हम आपको 4G ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आपको न्यूनतम जेड, कैसे आपको अधिकतम जेड और कैसे आपको असमिकाएं बनाना है। तो यहां पे लिख देते हैं पहले प्रश्न 1 का हल। अब आपको यहां पे क्या करना है देख लो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे जैसे अधिकतम जेड, ठीक है ना, या न्यूनतम जेड, पहले आपको प्रश्न से अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करवाया तो हमने आपको बताया था वहां पे कि एक प्रश्न में आपको न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड आपको लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एक ही प्रश्न में दोनों आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। तो आप लोग याद करते थे। यहां पर भी ऐसा ही खेल है जो प्रश्नावली 12.1 के जब प्रश्नों को हल करवाया, सेम टू सेम वैसा ही खेल है। सबसे पहले क्या करना होता है, अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड आपको लिखना है। बताएंगे कैसे लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, असमिकाएं बनाना है। अब कैसे असमिकाएं बनाना है आपको पता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इसी को बोलते हैं असमिकाएं। मार्कर ले लेते हैं। अब आपको हम समझाते हैं। आपको अधिकतम जेड फिर या न्यूनतम जेड आपको लिखना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, कैसे पढ़ना है देख लो। 1/1 सेंटेंस, 1/1 सेंटेंस आपको उठाना है, ठीक है। और अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड कैसे लिखना है, प्रश्न के लास्ट में आपको मिलेगा। देखो यहां पे न्यूनतम लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न के लास्ट में आपको देख लेना है, या फिर अधिकतमीकरण लिखा होगा या फिर अधिकतम जेड लिखा होगा, एक ही बात है। न्यूनतम लिखा मिलेगा या फिर न्यूनतमीकरण। तो यहां पर क्या लिखा मिला, न्यूनतम। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है न्यूनतम जेड, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम जेड के बराबर कैसे लिखना है आपको, हम आपको बताते हैं। जैसे न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो, उसके आसपास कुछ शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लागत है, लागत के और भी शब्द हैं, देख लो। जैसे लागत हुआ, लाभ हुआ, व्यय हुआ, मूल्य हुआ। ये 4 शब्द आपको अधिकतम या फिर न्यूनतम के आसपास लिखे हुए मिल जाएंगे। या फिर 2 शब्द और हैं, जैसे मात्रा, संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 शब्द एक ही काम करेंगे, मात्रा और ये संख्या अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर न्यूनतम के पास में आपको लागत मिल गई है। अगर हम आपसे ये बात करें कि इसकी इकाई, जो ये 4 शब्द आपको दिख रहे हैं, लागत या फिर लाभ या फिर व्यय या फिर मोल, इसकी इकाई किसमें होती है, रुपए में।
तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या लिखना है, रुपए। ठीक है, लिख लिया इतना। इसके बाद क्या करोगे, 1 बाय 1 सेंटेंस आपको देखना है और उस सेंटेंस को देख लेना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखे हुए मिल जाएं। अब देखो 1 बाय 1 सेंटेंस, जब हमने रेशमा से यहां तक देखा सेंटेंस, यहां पर कहीं पर आपको रुपए लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस में। यहां से अगर यहां तक की बात करें, देखो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक, अब यहां पे देख लो कहीं रुपए लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे, तो भोज पी से कहां तक देखना है? यहां तक देखना है। देख लो यहां पर कहीं पर आपको रुपए लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपने देखा 60 रुपए और 80 रुपए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पकड़ लेना है और इसी सेंटेंस के न्यूनतम जेड लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइन कर देते हैं, भोज पी की लागत 60 रुपए प्रति केजी और भोज क्यू की लागत 80 रुपए प्रति केजी है। सेंटेंस को पकड़ लिया। अब सेंटेंस में आपको कितने नाम मिलेंगे? 2 नाम मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे, क्योंकि आपको जो बनानी है अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण चर x और y में, समीकरण का खेल है केवल चर x और y में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने रुपए देखा, सेंटेंस में लिखा हो, उस सेंटेंस को पकड़ लेंगे और न्यूनतम जेड लिख जाएगा। लेकिन उस सेंटेंस में आपको 2 नाम और मिलेंगे, जैसे यहां पे देखो भोज पी और भोज क्यू, ये फिक्स है, 2 ही नाम आपको मिलेंगे। तो जो 2 नाम मिलेंगे आपको कहां पे लिखना है? यहां पर लिख देना है। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, भोज पी लिख दिया, यहां पर आपको थोड़ा ही दूर में भोज क्यू लिख देना है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, अंताखंड तो बनानी है, 2 चर आपको दिख रहे हैं, तो ये फिक्स है, 2 ही नाम मिलेंगे। तो भोज पी और भोज क्यू मिल गया 2 नाम। भोज पी को हम क्या लेंगे? x किलोग्राम। ठीक है, भोज क्यू को मान लेंगे y किलोग्राम। ये क्यों माना, ये क्यों माना, पहले इसको हम रफ करेंगे फिर आपको समझाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये इसलिए माना क्योंकि यहां पर देखो 60 रुपए प्रति केजी, देख लो यहां पे जैसे 60 रुपए प्रति केजी, अगर हम x केजी का इसमें इंटू कर दें तो किलोग्राम से किलोग्राम ये इकाई कट जाएगी, तो क्या मिलेगा? यहां पे देखो हमको मिल जाएगा 60x रुपए, जो आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, यहां पे रुपए लिखा है तो यहां से क्या उठा लेना है? 60x उठा लेना है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे थोड़ी सी इंक फैल रही है, रफ करेंगे और लिखेंगे कितना? 60x लिख लिया ना। समझना है, एक प्रश्न आपको समझ लेना है। प्रश्नावली 12.2 में जितने प्रश्न हैं सारे के सारे हिंदी में हैं, एक आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। हिंदी वाले प्रश्न इतने सरल आपको लगने लगेंगे जिसका कोई आपको अंदाजा नहीं है। किसी भी राइटर की आप बुक उठा लो, जो हम ट्रिक बता रहे हैं इसे आपको सीखना है और इसी ट्रिक से प्रश्नावली 12.2 के सारे प्रश्न लगा देंगे। और जो विविध प्रश्नावली है वहां पर भी हिंदी वाले प्रश्न हैं, उनका भी गर्दा उड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न आपको बारीकी से सीख लेना है। बारीकी से सीखना है तो क्या सीखना है? ये जो हम लिख रहे हैं ये आपको सीखना है। आपने समझ लिया कि यहां पर सर आ गया 60x। अब भोज क्यू जो दूसरा नाम है उसको माना था y किलोग्राम। क्यों माना? देखो भोज क्यू की लागत कितनी है? 80 रुपए प्रति केजी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों 80 रुपया प्रति केजी में अगर हम y केजी का इंटू कर दें तो केजी से केजी कैंसिल, तो कितना मिलेगा? 80 बाई रुपया मिल जाएगा। तो रुपए तो यहां पे लिखा ही है,
तो उठा लो केवल 80/, लिख गया ऐसे करके। ऐसे आपको न्यूनतम जेड बनाना है, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं। अब इसके बाद आपको जैसे यहाँ पर 2 नाम मिल गए थे, वो तो फिक्स हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन इसके अलावा प्रश्न में आपको 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, वो फिक्स नहीं है। इन 2 नाम के अलावा जो आपको ये 2 नाम मिले, वो कहां से मिले? आपने रुपए लिखा हुआ देखा, सेंटेंस को उठा लिया और आपने न्यूनतम जेड लिखा, वहीं से 2 नाम मिल गए थे। लेकिन उसके अलावा 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम या 5 नाम या 6 नाम आपको मिलेंगे, वो फिक्स नहीं है। जैसे अगर आपसे बात करें, यहाँ पे देखो विटामिन ए, विटामिन बी, यहाँ पर भी देख लो विटामिन ए, अब यहाँ पर देख लो विटामिन बी, कहीं देख लो इसके अलावा भोज पी और भोज क्यू के अलावा 2 नाम दिख रहे हैं, वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है, देखो विटामिन ए, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे विटामिन बी, इसको हम रफ कर देते हैं। इन 2 नाम के अलावा जो भी नाम आपको प्रश्न में मिल जाए, आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद में आपको भोज पी के नीचे लिखना है और भोज क्यू के नीचे लिखना है। जैसे इस सेंटेंस का यूज हो गया था न्यूनतम जेड में, तो इसको हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ लेना है जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बताएगा। समय तो लगता है लेकिन मजा आ जाता है। तो इस सेंटेंस को काट दिया, अब इसका यूज तो है नहीं, यूज तो कर चुके। अब जो सेंटेंस हैं वो यहां पर यूज करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। हमने आपसे यही बोला, क्या बोला? 1/1 सेंटेंस उठाना है आपको, 1/1 सेंटेंस, और आपको असमिकाएं बना लेनी है। तो हमने यही बोला भोज पी के नीचे भोज क्यू के नीचे आपको लिखना है। देखो कैसे, जैसे भोज पी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए, तो विटामिन ए लिखा है, तो भोज पी के नीचे और विटामिन ए के सामने, भोज पी के नीचे विटामिन ए के सामने क्या लिखना है? ये 3 लिख देना है, मात्रक नहीं लिखना है, केवल 3 लिख दो, मात्रक ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखा विटामिन बी। मेरे प्यारे बच्चों, भोज पी ही चल रहा है, जो आपने सेंटेंस देखा 1/1 सेंटेंस आपको उठाना है, यहां से यहां तक देखा पूरा सेंटेंस भोज पी के लिए है, भोज पी के लिए है, और विटामिन ए और विटामिन बी 2 नाम है। विटामिन ए के सामने 3 लिखना है भोज पी के नीचे, विटामिन बी के सामने 5 लिखना है लेकिन भोज पी के नीचे। तो भैया मेरे भोज पी के नीचे लिखना है, विटामिन बी के सामने लिखना है कितना? 5, ठीक है। यहां पर आपने भोज पी को x माना है, तो यहां पे x आपको लिख देना है, 3x और 5x, जैसा बता रहे हैं वैसा ही लिखना है। इस सेंटेंस का यूज हो गया, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जिस सेंटेंस का यूज होता रहे उसको हटाते रहना है। चलो भाई, हट गया ये। अब आगे देखो, बोला है जबकि भोज क्यू, तो भोज क्यू उठा लिया। ये देखो इसके नीचे कैसे लिखना है, देखो ये जो सेंटेंस है जबकि के बाद में कहां से यहां तक, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम अंडरलाइन भी कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया, इसी सेंटेंस का यूज होगा। भोज क्यू के लिए बताया है, भोज क्यू के नीचे लिखना है और विटामिन ए के सामने कितना लिखना है? 4, समझना है। यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, इस मार्कर को रख देते हैं। कितना बताया है? भोज पी के नीचे और विटामिन ए के सामने 4 लिखना है, लिख दिया। मात्रक ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला है भोज क्यू के नीचे ही लिखना है लेकिन विटामिन वी के सामने, यहाँ पे विटामिन वी होगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। विटामिन ए के सामने 4 लिख दिया और विटामिन बी के सामने आपने 2 लिख दिया, लेकिन भोज क्यू के नीचे। तो यहाँ पे भोज क्यू को क्या माना? बाई माना, तो यहाँ पर बाई रख लो,
ठीक है। अब कहा गया यहाँ पे देखो मिश्रण, मिश्रण का मतलब जानते हो मिक्सर, इन दोनों का मिक्सर मतलब यहाँ पर प्लस ही आपको रखना है, निगेटिव नहीं रखना है, ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये फिक्स है, ये बीच में आपको प्लस ही रखना है, चाहे प्रश्न कोई सा मिल जाए हिंदी वाला। अब टोटल मिश्रण दिया है इन दोनों का, देखो यहाँ पे देखो विटामिन ए के सामने 8 मात्रक आपको लिखना है, विटामिन ए के सामने 8 लिख दो, मात्रक ना लिखो, ठीक है। फिर उसने बोला है विटामिन बी के सामने क्या लिखना, 11, तो विटामिन बी के सामने आपने 11 लिख दिया, ठीक है। तो सेंटेंस का यूज होता रहा है और हम कैंसिल करते रहे, देखो इसका यूज हो गया था तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, इसका भी यूज हो गया, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। देखो पूरा साफ हो गया प्रश्न। ऐसे करके 1 बाय 1 सेंटेंस का यूज करना है, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब इसके बाद यहां पर या तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। इसकी भी ट्रिक आपको बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको ट्रिक बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल लगाना है। न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए आपको अस्मिका कौन सी लेना है, ग्रेटर देन इक्वल। ये कहीं ना कहीं आप लोग लिख लेना है, ये भाई मोटी बात है। जैसे यहाँ पर अस्मिका क्या आएगी, जैसे आपने 8 और 11 लिखा तो सेंटेंस को दोबारा देगा, कहाँ से कहाँ तक देगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से आपने यहाँ तक, फिर रिपीट करते हैं इस सेंटेंस को। कहीं पर आपको कहीं लिखा हुआ दिख रहा है अधिकतम या न्यूनतम, ठीक है, क्योंकि 8 और 11 आपने लिखा था, तो 8 11 लिखा था तो उस सेंटेंस को देखना है अधिकतम या फिर न्यूनतम लिखा है। अगर लिखा होता या तो अधिकतम लिखा मिलेगा या फिर न्यूनतम लिखा मिलता तो हम अस्मिका लगा लेते इसके हिसाब से, लेकिन नहीं लिखा मिला है, फिर आपको अस्मिका कौन सी रखना है यहाँ पे, जब ना लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस में तब आपको यहाँ से यूज करना है। जो आपने न्यूनतम जेड लिखा है यहाँ पे न्यूनतम है, न्यूनतम के लिए ये अस्मिका यूज करना है, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल। मेरे प्यारे बच्चों 12.1 प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, तो हर एक प्रश्न में आपको मिला था x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, हर प्रश्न की बात कर रहे हैं, चाहे एक हो चाहे दूसरा प्रश्न हो चाहे तीसरा, हर एक प्रश्न में लास्ट में आपको लिखा हुआ मिला। तो आपको क्या करना है, प्रश्नावली 12.2 के जो हिंदी वाले प्रश्न है या किसी भी राइटर की बुक में मिल जाए हिंदी वाले प्रश्न, तो आपको लास्ट में जब ये अस्मिकाएं बन जाएं तो लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख देना है, ठीक है। इतना हो गया, आपको नोट कर लेना है, इतना काम करना पड़ेगा हर एक प्रश्न में जो हिंदी वाले आपको मिल जाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल किया वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको पता है इसके बाद करना क्या पड़ता है, प्रश्न को रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तब तक आप लोग नोट कर लो, देखो रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हम रफ कर रहे हैं, तो आप लोग तब तक नोट करो। टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12, टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12। चलो मेरे प्यारे बच्चों रफ हो रहा है, आप लोग तब तक नोट कर लो। इतनी आसानी से रफ नहीं होगा भाई, आपको पता है सर्दी का मौसम है, थोड़ा टाइट होता है रफ,
हिंदी वाले प्रश्नों का गर्दा तो उड़ेगा, 100% उड़ेगा, लेकिन आपको समझ के आपको भी उड़ाना है। वो हम आपको समझा देंगे, टाइम चाहे जितना लग जाए। एक बार समझ में आ गए हिंदी वाले प्रश्न तो हम ये वादा करते हैं 1 बाय 1 प्रश्न आप तोड़ सकते हो। इसके बाद क्या करते हैं, 12.1 में जो हमने लिखा था वही लिखना है। कैसे, देखो, असमिकाओं को मार्कर चेंज कर लेते हैं। असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन हटा देना है। देखो कैसे, तो 3x प्लस का 4y इक्वल आपको 8 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, समीकरण। समीकरण में क्या होता है, बराबर आपको लिखना पड़ता है। तो 3x प्लस 4y इक्वल 8। अब इसको अंताखंड बना लो, जैसे हमने यहाँ पर सिखाया था। तो 8 का भाग लगा लो। तो जब 8 का भाग लगाया, हर एक पद में लगा लो, अचर पद जो भी मिल जाए उसी का भाग लगाना है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है जब अंताखंड बनाते हैं x/a प्लस y/b इक्वल 1, तो इक्वल में 1 चाहिए होता है, 1 मिल गया। अब आपको क्या करना है, x और y को अकेला छोड़ना है। तो कैसे छूटेगा x और y अकेला, यहाँ पे देख लो, x अकेला छोड़ा तो 3 आ गया नीचे, 8 के बटे 3 प्लस यहाँ पे देखो 4 से ये दो यहाँ पे लिख देना है, 8 कट गया, तो प्लस y के बटे 2 बराबर 1, एक बन गया अंताखंड। ठीक है, अब इसका बना लो दूसरी जो अस्मिका है। ठीक है, इम्प्लाई दैट करके लिखो। तो 5x प्लस का 2y इक्वल 11। फिर आपको बना लेना है अंताखंड, 11 का भाग लगा लो, लगा लिया, 11 का भाग बराबर 1। तो x के बटे 11/5 लिख लो, और यहाँ पे 11/2 लिख लो, क्योंकि x और y को अकेला छोड़ा जाएगा तो 5 सबसे नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर इस लाइन को हम चेक करें गलत है कि सही है तो चेक हो जाएगी ना। 5 को ऊपर लेके चलो तो मिल जाएगा 5x, 2 को सबसे ऊपर लेके चलो मिल जाएगा 2y। तो ये लाइन मेरी सही लिखी है। इसके बाद आपको इसको बराबर कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देख लो, x बराबर 0, सभी को बराबर ही लिखना है क्योंकि समीकरण के रूप में आप लिख रहे हैं, y बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको डाल लेना है 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट की है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, पुट z इक्वल 0। जो z इक्वल 0 करते हैं इसी से तो बिंदु मिलेगा आपको, आंसर शीट तो इसी से मिलेगी। तो z देख लो, यहाँ पे z का मान कितना है, रख लो यहाँ पे 60x प्लस का 80y बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम मान निकालें, किसका मान निकालोगे बताइए, जब बराबर 0 है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बराबर अगर 0 है तो अंताखंड रूप में नहीं बना सकते हो। अंताखंड तभी रूप बनता है जब बराबर में 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी संख्या मिल जाए तभी अंताखंड बनता है। तो यहाँ पे 0 अंताखंड नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ से निकलेगा, बिंदु। जब भी बराबर 0 मिल जाए तो क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा। तो बिंदु कैसे निकालोगे, देख लो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 80y है। ठीक है, तो इसको पक्षांतर कर दिया तो ये मिल गया। तो x के बटे y लिख लो, तो माइनस का 80 बटा कितना आया है, 60, माइनस का 80 बटा 60। थोड़ा सरल करेंगे क्योंकि जो z इक्वल 0 लिखते हैं इसी से डब्बा बनता है। 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से, तो 2 से काट लो इसको, 2 चाकू 8, 2 3 6। तो x के बटे y कितना आ गया, -4/3, माइनस का 4/3। ठीक है, 2 चाकू 8, 2 3 6।
अब यहाँ से बिंदु निकल गया -4, 3। इतना आप लोग नोट कर लो। अब बनेगा ग्राफ। ग्राफ बनेगा और आपको पता है ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है आप लोगों को, इतना ध्यान रखना है। पेपर में प्रश्न 100% मिलता है रैखिक प्रोग्रामन का। तो अगर ग्राफ ना मिले आपको तो आप मांग लेना है, जिस टीचर की ड्यूटी है क्लासरूम में उसी से मांग लेना, वो आपको देगा, कहीं से ला कर दे, लेकिन मांगना जरूर। जब नहीं मांगोगे तो फिर नहीं देगा, मांगोगे तभी मिलेगा। तो ग्राफ बनेगा जरूर, लेकिन ग्राफ पे बनाना है जो आप मार्केट से खरीदे हो उसी में बना लो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ आपको सीखना है। देखो, जब प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट करवाई तो बच्चों की कमेंट आई थी कि सर ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाइए। चलो हम बड़ा बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर देंगे आपके लिए, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, नंबर तो पड़े हैं ना, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। स्केल आप लोग निकाल लो। मेरी ये स्केल है, आपकी देखो कौन सी स्केल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्षैतिज रेखा खींच ली। आप लोग भी खींच लेना क्षैतिज रेखा, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। थोड़ा ग्राफ में समय लगता है, तो समय लगता है कोई बात नहीं है, आपको समझना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख देना है एक्स अक्ष, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे ले लेते हैं, लिख लिया एक्स अक्ष। इस तरफ क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। इसको लिख लेना है वाई अक्ष, ये क्या हो जाएगा नीचे वाई डैश, ठीक है। ये क्या है, मूल बिंदु, क्या बोलेंगे 0,0। अब इसके बाद में आपको क्या लेना है बताइए, अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जो अंताखंड रूप में आपने रेखाओं के समीकरण बनाए हैं वहीं से लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब x के नीचे क्या देखा 8/3, तो अगर भाग लगाया हमने तो हमको क्या मिला 3 दूनी 6, 3 का भाग लगाओ 8 में, 3 दूनी 6, 2 बचा, तिरछा कटाना, यहाँ पे 2.6 मिल गया। यहाँ पे देखो भाग लगाओ x के नीचे, क्योंकि हमें x अक्ष में पहले अंतराल लेना है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ा, फिर 5 दूनी 10 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 2.6, 2.1, तो अगर देखा धनात्मक ही मिला है तो धनात्मक x अक्ष पे आपको 1, 2, 3 करके लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, जो भी यहाँ पे 2 है तो 2 ले लो। तो यहाँ पे हो गया 1 नंबर और 2 नंबर, बराबर दूरी पे लेना है। जितनी दूरी यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे है, ठीक है, बराबर दूरी लेना है। बाई के नीचे 2 है और बाई के नीचे कितना है 11/2। तो 11/2 की बात कर लें तो 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 5.5 मिला। काउंटिंग करेंगे मैक्सिमम 5 मिला, यहाँ से देख लो। तो धनात्मक बाई अक्ष पे आपको कितना रखना है 5 रखना है। जितनी दूरी यहाँ पर है इतनी दूरी पे लेना है। तो देख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इतना ले लिया, अब आपको क्या करना है रेखाएं खींच लेना है। तो x के नीचे यहाँ पे 8/3 है, यहाँ पे देख लो 2.6, एक ही बात है 8/3 या 2.6। तो x अक्ष पे आपको 2.6 लेना है, तो 2.5 यहाँ पे होगा थोड़ा आगे, ठीक है। तो लिखना आपको 8/3 ही है ऐसे करके, ठीक है। वो तो हम अंदाज लगाते हैं कि कहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, बाई के अपान देखना है कितना है 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा। बाई अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो कितना लिखना है यहाँ पे 0,2 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है,
तो दो बिंदु से हम एक रेखा खींच लेंगे। ये लो खींच गई, दो बिंदु से एक रेखा। इसे नंबर 1 डाल देना है। आगे बढ़ा लें, उसके बाद नंबर 1 डालते हैं। काउंटिंग करते रहना है क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए। जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको बनाना है फिगर, ठीक है। 1 नंबर डाल दो, डाल दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, जो दूसरा समीकरण डाला है उसको खींच लेना है रेखा। 11/5 है, 11/5 का मतलब 5 दूनी 10, फिर 2 मिलेगा, 2.5। x के नीचे आपको यहाँ पे मिला 11/5 का मीन्स है 2.2, तो 2.2 यहाँ पे मिल जाएगा फिलहाल। 2.5 तो बीच में यहाँ पे मिलेगा 2.2, ठीक है। तो 11/5 ही आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 11/5, ठीक है, यहाँ पर मिल गया। अब y के नीचे 11/2 है, 11/2 का मतलब क्या है 5.5, तो 5 और 6 के बीच में देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और ले लो, ठीक है, 5.5 है। तो यहाँ पर बीचा बीच मिल जाएगा, तो 0 कामा लिखना 11/2 ही है, लिख लिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाइए। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ से खींच लेना है। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, ये आप लोग जानते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये रेखा खींच ली दो बिंदुओं को मिलाकर, 2 नंबर डाल दो। अब यहाँ पर देखो x बराबर 0 है और y बराबर 0 है, ये खींचना नहीं पड़ेंगे, ये खींची खिंचाई मिल जाती है। तो x बराबर 0 किस अक्ष पे मिलता है, y अक्ष पे, तो नंबर 3 यहाँ पे डाल देना है, नंबर 3 यहाँ पे डाल देना है। अब y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, तो x अक्ष पे आपको नंबर 4 डाल लेना है। इतना काम करने के बाद अब मेरे प्यारे बच्चों डब्बा बनाना है। जो z = 0 से हमने एक बिंदु निकाला, -4, 3, डब्बा बनाओ। तो x हमें कितना मिल गया, यहाँ पे -4 मिल गया, तो नेगेटिव x अक्ष की ओर आपको लेना है 4। तो जितना यहाँ पे लिया उतना ही ले लो। तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर y देख लो कितना है, 3, धनात्मक है, तो यहाँ पर 1 2 3 मिल ही जाएगा। फिर ठीक है, डब्बा बनाओ, डब्बे से ही उत्तर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने डब्बा बनाया, ठीक है, ऐसे करके जैसा बना रहे हैं वैसा ही आपको बनाना है। तो -4, 3, तो यहाँ पे डाल देना है -4, 3, पड़ गया ना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है 12 दशमलव, अगर हम एक की बात करें तो जेड वाली जो रेखा खींचते हैं, ठीक है, इस बिंदु को हम मूल बिंदु को मिलाते हैं और एक रेखा खींच लेते हैं। जेड वाली रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। ये सब बेसिक हम बता चुके हैं आपको 12.1 प्रश्नावली में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट खींच लेते हैं, तो मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, मूल बिंदु से आपको खींच लेना है। ये मेरे प्यारे बच्चों हम खींच रहे हैं, आपको देखना है। ये z बराबर 0 है। बिंदु आपको शायद नहीं समझ में आ रहे तो यहाँ पे लिख देते हैं बीच में 11/5, 0, ठीक है। यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं। नहीं, आप कमेंट करोगे सर नहीं दिखता है, क्या किया जाए, तो नहीं दिखता है क्या किया जाए, उसके लिए हम देखो यहाँ पे आपके लिए कर रहे हैं कुछ। अब दिख रहा होगा, ये z बराबर 0। अब यहाँ पे तीर लगाना है। देखो भैया, अगर हम आपसे ये बात करें, जो आपने पहली अस्मिका बनाई थी, ठीक है, और दूसरी अस्मिका बनाई थी, तो ग्रेटर देन इक्वल आपको ग्रेटर देन इक्वल मिला था ना, और दूसरी वाली में भी ग्रेटर देन इक्वल मिला था, ठीक है। तो ये जो आपने बनाई थी पहली अस्मिका से, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल पे क्या होता है, बाहर तीर लगता है। तो नंबर 1 यही है, तो इस रेखा के बाहर तीर लगाना है, क्यों, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं। ये ट्रिक आपको 12.1 में बताई थी। तो यहाँ पे देखो, बाहर का मतलब है मूल बिंदु के आउटसाइड, मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है, तो बाहर बोलते हैं,
नंबर 1 के तीर हो गए। अब दूसरा नंबर डाला, जो दूसरी अश्मिका बनाई थी, यहाँ पे नहीं बनाई थी, विटामिन ए विटामिन बी लिखा था, भोज पी और भोज क्यू के नीचे लिखा था, तो ग्रेटर देन इक्वल की ही थी। तो ग्रेटर देन इक्वल पे आपको पता है बाहर ही तीर लगते हैं, तो ये दूसरा अंतःखंड है ना, इस रेखा के तीर बाहर लगाओ, तो 2 नंबर यही है। तो ये लो बाहर तीर, बाहर तीर का मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट आपको इसकी डायरेक्शन रखना है। डायरेक्शन मतलब दिशा भी बोलते हैं। अब आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 से ये बना लिया था, लेकिन x बराबर 0 y बराबर 0 से तीर नहीं लगाए जाते हैं, आपको पता है। तो इसके हमने बताया था फिक्स तीर होते हैं, फिक्स तीर होते हैं, जो हमने 12.1 में आपको बताया था। कैसे फिक्स तीर होते हैं? जब आपको x का मान लेना पड़े 0 या 0 से बड़ा, तो आपको पता है धनात्मक x अक्ष की ओर लेना पड़ेगा, तो तीर लगा लो इसके। भाई x बराबर 0 कहाँ पे मिला था? बाई अक्ष पे, तो यही आपको ले लेना है, ठीक है। नंबर 3। अब इसके बाद में आपको नंबर 4 देखना है। नंबर 4 y बराबर 0, बताओ y बराबर 0 x अक्ष पे मिला था, तो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये है, देखो इसमें ट्रिक नहीं काम करती है, ट्रिक इसमें काम करती है। ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगाना है, लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगाना है, इसमें ट्रिक नहीं काम करती। यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा कि x का मान 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो धनात्मक x अक्ष की ओर तीर लगाएंगे, और y का मान 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो धनात्मक y अक्ष की तरफ तीर लगाएंगे। इसे समझना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक नहीं है, और ये फिक्स होते हैं, हर एक प्रश्न में मिल जाते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0, तब आपको तीर ऐसे करके लगाना है, ठीक है। इतना लग गए। अब आपको देखना है कि तीर की डायरेक्शन किस तरफ है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, तीर की आपको डायरेक्शन देखना है। इसको पहले हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। जितनी यहां पर आपने रेखाएं खींचें, तो तीर की डायरेक्शन देखो कहां पे बता रहा, छायांकित करना है। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी प्रश्नावली 12.1 में, आपको पता है सबसे आगे वाले तीर उठा लेते हैं। ये उठा लिया नंबर 2 रेखा है ना, इसने बोला मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, मेरी तरफ देखो छायांकित नहीं होगा, आगे ही होगा। इसने क्या बोल दिया, x अक्ष ने तीर आगे ऊपर, ऊपर देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसने बोल दिया मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ठीक है, और इसने क्या बोल दिया मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। तो सारे के सारे तीर बाहर आपको दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, तो आपको पता है ये छायांकित होगा। सारे के सारे तीर बाहर बता रहे हैं, छायांकित आपको करना है बाहर। ये छायांकित हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, ये बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो क्या लिख दो, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। यहाँ पे क्या लिखना है, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध का मतलब होता है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ नहीं मिला, कोई बात नहीं है। अब आपको इस छायांकित के आसपास क्या देखना है, बिंदु। जैसे एक तालाब है, तालाब के आसपास आपको चलना है, तो यहाँ पे देखो बिंदु, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तालाब के आसपास देखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं तक छायांकित है ना, तो 1 2 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु में आपको देखना है न्यूनतम बिंदु। क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम बिंदु। तो कैसे देखोगे, हमने आपको ट्रिक बताई थी 12.1 में। एक मार्कर ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे आपने स्केल उठा ली, जो z बराबर 0 की लाइन है ना, इसका यूज होता है, क्योंकि ये फालतू की बकवास नहीं करती है, तो इसका यूज होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जेड वाली रेखा पर पटरी रखना पड़ती है, पटरी को आगे बढ़ाएंगे, जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा। न्यूनतम में क्या होता है,
सबसे पहले बिंदु मिलेगा 1, 2, 3 में, वही होगा न्यूनतम बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने आगे बढ़ाया ऐसे करके, तो देखो दोनों बिंदु एक साथ मिल गए। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, पटरी आगे खिसकाना है। जब आपने पटरी आगे खिसकाया ऐसे करके, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक साथ बिंदु मिल गए। तो जब मिल गए तो इसे P डाल लेना है और इस बिंदु को Q डाल लेना है। लेकिन इस बिंदु को आपको निकालना पड़ेगा। कैसे मिलेगा ये बिंदु? जैसे एक तो मिल गया 8/3, 0। एक तो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 8/3, 0। दूसरा और लिखना है। जैसे बच्चों की कमेंट आई थी प्रश्नावली 12-1 में कि सर एक बिंदु लिख दें, तो नंबर तो नहीं काटे जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप एक बिंदु लिख देते हो। एक बिंदु अगर लिख देते हो एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं दोनों बिंदु, तो जिस बच्चे को दोनों बिंदु मिल जाए दोनों लिख देना है। जिस बच्चे को एक बिंदु मिलता है पटरी खिसका के ऐसे करके, तो एक बिंदु लेना है। लेकिन हमें दोनों बिंदु मिल गए तब हम लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये बिंदु कैसे मिलेगा? आपको लंब डालना है। इस बिंदु से x अक्ष पे डालोगे और y अक्ष पे डालोगे, ठीक है। तो x अक्ष पे जब डालोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए? हम आपको बताते हैं। जब लंब डालोगे x अक्ष पे तो आपको 2 मिलेगा। ग्राफ पे बनाना जरूर मिलेगा। जब आप y अक्ष पे लंब डालोगे तब आपको आधा मिलेगा, आधा। लंब से नहीं समझ पा रहे हो तो आपको क्या करना है, रेखाओं को हल कर लेना है। पहली और दूसरी का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप पहली और दूसरी को हल कर लेना है। विलोपन विधि, विलोपन विधि आपने कहाँ सीखी थी? क्लास 10th में, क्लास 10th में सीखी थी। तो विलोपन विधि से हल करना। तो x का मान मिलेगा 2 और y का मान मिलेगा 1/2। हल करना है, लेकिन यहाँ पे हल नहीं करेंगे क्योंकि जो बच्चे ग्राफ पे बनाएंगे उनको तो डायरेक्ट मिल जाएगा। जिस बच्चे को डायरेक्ट ये बिंदु ना मिले तो देख लेना ये कटान बिंदु मीन्स प्रतिच्छेद बिंदु किन दो रेखाओं का है? तो पहली और दूसरी का है। तो पहली दूसरी को हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 2, 1/2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं 2, 1/2, ठीक है। हल कर लेना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूनतम z निकाल देना है। न्यूनतम z बताइए कितना था न्यूनतम z? हम तो भूल भी गए। रुपये 60x प्लस का 80y, यही था ना। तो एक बिंदु आपको ले लेना है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी। तो हमने क्या किया, पहला उठा लिया x बराबर 8/3 और y बराबर 0। चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, आंसर शीट सेम निकलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, रख दो यहाँ पे। तो 60 गुणे 8/3, ये न्यूनतम z आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा जब हमने बनाया था। तो 3 दूना 6, ठीक है, कट गया। प्लस का 80 इंटू y का मान 0 रख लो। तो यहाँ पे रुपए, तो कितना मिला बताइए? 8 दूनी 16, 160 प्लस का यहाँ पे 0, 80 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। तो हमको कितना मिल गया? 160, ठीक है। कंप्लीट हो गया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इतना आपको करना है, ठीक है। जैसे इस बिंदु को आपने P माना, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको Q मान लो, क्या दिक्कत है? जो बिंदु मिल जाए उनका नाम जरूर दे देना है, 2, 1/2 ऐसे करके। ये समझ लेना है 8/3 है। जैसे 2, 1/2 अगर रखोगे तो इतना ही उत्तर आएगा, 160 रुपये। कहाँ रख के दिखाते हैं? यहाँ पे रख के दिखाते हैं। लेकिन आपको एक ही बिंदु रखना है, ठीक है।
हम रख के दिखाते हैं 160 ही निकलेगा। तो 60x का मतलब 2 रख लिया, फिर 80 बाई का मान 1/2 काट लो, 40 मिला, यहाँ पे 120 मिला, गुणा करोगे और 40 जोड़ लो, देखो 160 आया। तभी कहते हैं एक बिंदु का यूज करना है। तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। हिंदी वाले प्रश्न ऐसे ही आपको लगाना है जैसे हमने पहले प्रश्न को लगाया है। जैसे यहाँ पर आपको बारीकी से बताया, लेकिन जब दूसरा प्रश्न लगवाएंगे तो कुछ स्पीड रखेंगे, क्योंकि ऐसे अगर सारे प्रश्न लगवाएंगे तो पेपर की डेट तो पता ही आपको 24 अप्रैल, ठीक है। तो ऐसे लगवाएंगे बहुत देर हो जाएगी, तो क्या करेंगे, रैपिड फायर अगली क्लास लेके आएंगे तो गर्दा उड़ाएंगे स्पीड से। लेकिन आपको समझ लेना है ये प्रश्न, जो बच्चा समझेगा पहला प्रश्न वही समझ पाएगा हिंदी वाले प्रश्न, प्रश्नावली 12-2 के जितने प्रश्न हैं और विविध प्रश्नावली में जो हिंदी वाले प्रश्न हैं। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।